नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कहानी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता बस गायब हो जाए। हजारों सालों तक दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत संस्कृतियों में से एक बिल्कुल गुमनाम थी, बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। और इसकी दोबारा खोज की कहानी किसी पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं, बल्कि रेलवे इंजीनियरों से शुरू होती है। बड़ा अजीब है ना? तो चलिए सीधे उस दौर में चलते हैं जब ये भूली बिसरी सभ्यता इतिहास के पन्नों में फिर से जिंदा हुई। तो सब कुछ शुरू हुआ 1860 के दशक के आसपास। रेलवे इंजीनियरों को कुछ खंडर मिले और उन्हें क्या पता था कि वो क्या चीज़ है। उन्होंने तो वहां से पुरानी ईंटें निकाली और रेलवे ट्रैक में बिछा दी। सोचकर देखिए। फिर असल कहानी शुरू हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और वहां से उन्हें मिली वो अनोखी मोहरें। अगले ही साल 1922 में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो में बिल्कुल वैसी ही मोहरें मिली। बस तभी ये पक्का हो गया कि ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी फैली हुई संस्कृति थी। और आखिरकार 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो चुकी है। अब जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन जगहों से मिले सबूत। ऐसा लगता है कि एक ऐसा समाज था जिसे व्यवस्था और योजना से जैसे प्यार था। मोहनजोदाड़ो जैसे हड़प्पा के शहरों को देखें तो पता चलता है कि ये बड़े ध्यान से बनाए गए थे। शहर के दो हिस्से थे। एक था दुर्ग या सिटाडल, जो ऊंची जगह पर था, किले जैसा, शायद वहां से शासन चलता था। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। और इसी दुर्ग वाले हिस्से में मिली एक ऐसी चीज जो सबको हैरान कर देती है, द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा टैंक था जिसे प्राकृतिक टार से पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। सोच सकते हैं, उस जमाने में ऐसी तकनीक। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद कुछ खास धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता होगा। और ये तो उनकी दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने एक इतना जटिल ढका हुआ जल निकासी सिस्टम बनाया था, मतलब नालियां भी ढकी हुई। ये सिस्टम तो हजारों साल बाद आई सभ्यताओं से भी ज्यादा उन्नत था। पहले नालियां बनती थी, फिर उनके किनारे घर। हर घर मेन ड्रेन से जुड़ा हुआ था। कमाल है। और उनके शहरी बुनियादी ढांचे का पैमाना, वो तो बस दिमाग घुमा देता है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले मोहनजोदाड़ो में वहां के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए लगभग 700 कुएं थे। 700। सिर्फ शहर ही नहीं, उनके घरों का डिजाइन भी बहुत कुछ कहता है। उनकी संस्कृति में एकांतता यानी प्राइवेसी को कितनी अहमियत दी जाती थी, ये देखिए। जमीन वाली मंजिल पर दीवारों में कोई खिड़की नहीं होती थी और मेन गेट भी ऐसा होता था कि उससे आंगन में सीधे झांका ना जा सके। तो अब शहरों से हटकर थोड़ा लोगों की जिंदगी के बारे में जो सबूत मिले हैं, उन पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि इससे उनके समाज की कैसी तस्वीर बनती है। अब ये देखिए कि मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उनकी सोच कितनी अलग थी। उसी दौर के मिस्र के लोगों को देखें तो वो अपने राजाओं के साथ पिरामिडों में ढेर सारा खजाना दफनाते थे। लेकिन हड़प्पावासी, वो अपने मृतकों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तन और थोड़े बहुत गहनों के अलावा कीमती चीजें नहीं दफनाते थे। इससे साफ पता चलता है कि मौत और सामाजिक हैसियत को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। तो एक बात साफ है, ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी जगह थी जो बेहतरीन शिल्पकारी और दूर दूर तक होने वाले व्यापार का एक बड़ा केंद्र थी। इससे अंदाजा लगता है कि उनका व्यापार नेटवर्क कितना बड़ा था। अफगानिस्तान से वो लाजवर्द मणि जैसा नीला पत्थर लाते थे। गुजरात के लोथल से कार्नेलियन मिलता था। राजस्थान और ओमान तक से तांबा आता था। और तो और दक्षिण भारत से सोना। मतलब साफ है, वो सिर्फ एक स्थानीय नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शक्ति थे। और वो लोग कमाल के कारीगर थे, खास करके मनके बनाने में। एक आम से पत्थर को वो पहले आग में तपाकर उसका रंग गहरा लाल करते, फिर उसे बड़े ध्यान से घिसकर आकार देते, चमकाते और आखिर में उस सख्त हो चुके पत्थर में एकदम आराम से छेद करते थे। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी जो उनके हुनर को दिखाती है। अपने इतने कीमती सामान को व्यापार में सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कमाल का सिस्टम बनाया था। जैसे आजकल टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग होती है ना, कुछ वैसा ही। वो सामान के पैकेज पर गीली मिट्टी लगाकर उस पर अपनी खास पत्थर की मोहर से निशान बना देते थे। इस निशान को मुद्रांकन कहते हैं। अगर ये निशान टूटा हुआ नहीं है, मतलब सामान सुरक्षित है।
और इससे ये भी पता चल जाता था कि सामान भेजा किसने है। लेकिन हम उनके रहने सहने के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, इसके बावजूद हड़प्पा सभ्यता से जुड़े सबसे बड़े सवाल आज भी गहरी पहेलियां बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल, उनकी लिखावट क्या कहती है? उनकी वो खूबसूरत लिपि जो हजारों मोहरों पर मिलती है, उसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं और हम सुन नहीं सकते। दूसरा सवाल, इन पर राज कौन करता था? सैकड़ों मील तक फैले इलाके में ईंटों का आकार एक जैसा, वजन नापने के बाट एक जैसे, शहरों का प्लान एक जैसा, ये सब एक मजबूत नेतृत्व की तरफ इशारा करता है। लेकिन अजीब बात यह है कि कहीं से भी किसी राजा या किसी बड़े पुजारी का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। तो फिर कौन था इन सब के पीछे? और आखिर में वो सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, ये इतनी आगे बढ़ी हुई, इतनी फलती फूलती सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई, अचानक गायब क्यों हो गई? इसको लेकर थ्योरीज तो बहुत सारी हैं। कुछ कहते हैं कि भयानक बाढ़ आई होगी या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। कुछ का मानना है कि कोई बड़ा भूकंप आया होगा। कुछ लोग जलवायु परिवर्तन और जंगलों के कटने को जिम्मेदार ठहराते हैं। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद बाहरी लोगों ने हमला कर दिया था। इतने सारे अनुमान हैं, लेकिन कोई एक थ्योरी ऐसी नहीं है जो सारे सबूतों पर खरी उतरती हो। तो हड़प्पा की कहानी हमें एक चीज जोर देकर याद दिलाती है कि सबसे संगठित, सबसे नियोजित समाज भी वक्त की धूल में खो सकते हैं और अपने पीछे जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ जाते हैं।